सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 5 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिसमें वो लक्षद्वीप में अभी टूर पे हैं। अद्भुत जगह है लक्षद्वीप, टूरिज़्म के लिए भी अच्छा है। चलिए आगे आते हैं अपने मेन आर्टिकल्स पे। हम कोई भी किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल न्यूज़ में नहीं जाएंगे। आप लोग का समय बचाते हुए सीधे आर्टिकल्स पे आ रहे हैं। प्रथम आर्टिकल हमारे सामने लेख आता है पलायन की परपटी। यह परपटी से सॉरी परिपाटी यह परिपाटी सी बनती जा रही है कि जब भी किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वह संबंधित जांच एजेंसी को ही कटघरे में खड़ा करने लगता है। ये बेसिकली जो अभी हाल ही में दिल्ली में ईडी को लेके अरविंद केजरीवाल जी और उनके बीच में खींचतान चल रही है, ये आर्टिकल उसी को लेके है। अवैध खनन में दिल्ली और झारखंड में मुख्यमंत्री यही पैंतरे आजमा रहे हैं। अवैध खनन में धन शोधन मामले के जांच के सिलसिले से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय झारखंड के मुख्यमंत्री को 7 बार समन भेज चुका है, मगर वह किसी न किसी बहाने से उसमें सहयोग करने से बचते रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखिए, अगर मेन चीज़ पे आएँ तो आप इसको एज अ ये देखो कि हमें इससे क्या निकालना है, इस एडिटोरियल से। आप देखो कि ईडी क्या है, ईडी के बारे में पढ़िए। फाउंडेशन ईयर क्या है, क्या काम करती है, कौन से एक्ट के अंतर्गत इसको अथॉरिटी मिली है। आप ये देखिए कि कैसे आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशन है। ठीक है, आप ये देखिए कि इस ईडी का जो एग्जिस्टेंस है या कोई भी सीबीआई है, ये एजेंसीज लंबे समय से कोई ना कोई पॉलिटिकल विवाद में आ जाती हैं। तो थोड़ा सा आप इस पर अध्ययन करने का प्रयास करिए कि ये कैसे है और इसको लेकर क्या होना चाहिए। क्या ये सही है कि दिल्ली के सीएम या कोई भी चीफ मिनिस्टर इनके द्वारा भेजे गए समन को नकार रहे हैं। इसके अलावा इस न्यूज़ में आपके लिए कोई चीज़ काम की नहीं है। ठीक है, अगला आर्टिकल है औहदे का अहंकार। ये बेसिकली जो हाल ही में शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, उसके जिलाधिकारी साहब को एक वीडियो वायरल हुआ था। तो कुछ खास आर्टिकल नहीं, यू कैन स्किप इट, आप छोड़ सकते हो उसको। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। बस इसमें जो चीज़ देखने को मिली है हमको, वो है एक एथिक्स वाली मिली है। जैसे कि हम जानते हैं कि एथिक्स में क्या होता है, कि एथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे व्यक्ति को होना चाहिए, एक ऑफिसर का एथिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कि वो समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति से भी उसकी समस्याओं को जाने और उसके लिए काम करे, है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए एथिकल डिलेमा आ गया था अधिकारी के ऊपर, जिसको वो बैलेंस भी नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर्ली। तो इसके अलावा कुछ खास नहीं है। आप इसमें ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी अ बिहेवियर ऑफ एन ऑफिसर, कैसे अधिकारी को होना चाहिए, क्या एथिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे अधिकारी में, है ना, ना कि किसी भी प्रकार का पावर का घमंड हो। ये आर्टिकल है सफाई में कुप्रबंधन के जोखिम। बेसिकली जो मैनुअल ड्रेन क्लीनेज होती है ना, उसको लेके है ये। नाले वाले साफ़ होते हैं। हमारे देश में मानव अपशिष्ट की सफाई एक गंभीर समस्या है। वर्ष 2013 में कानून के ज़रिए हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हम जानते हैं भैया, किसी प्रकार का मैनुअल स्कैवेंजिंग है या किसी भी प्रकार का मैनुअली ये सब काम जो होते हैं थोड़े से करना बैन है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। कानूनी निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति, प्राधिकरण या एजेंसी हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण प्रतिषेध अधिनियम 1993 के तहत ऐसा काम नहीं कर सकती है। फिर भी हज़ारों लोग सफाई के लिए आज भी सीवर सेप्टिक टैंक में उतरने को विवश होते हैं। कानूनी निर्देशों के बावजूद सफाई एजेंसियां ऐसे कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक उपकरण देने से बचती हैं।
सफाई के लिए मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद कर्मियों को टैंकों में उतार दिया जाता है। हैरानी है कि सीवर सफाई करने वालों का कोई विश्वसनीय आंकड़ा तक उपलब्ध नहीं है। देखिए, तमाम नियम होने के बाद भी इसका उल्लंघन करा जा रहा है। महानगरों में, शहरों में करा जा रहा है, जहाँ पे प्रॉपर पूरा-पूरा सरकारी तंत्र मौजूद होता है, वहाँ करा जा रहा है। कितनी एक हास्यास्पद बात है। अपशिष्ट जल हर साल तटीय जल में लगभग 62 लाख टन नाइट्रोजन और दवा अपशिष्ट से लेकर माइक्रोप्लास्टिक तक अज्ञात मात्रा में अन्य प्रदूषक भी शामिल करता है। इसका जलवायु परिवर्तन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। मौजूदा हालात ये है कि पूरे विश्व में लगभग 10 में से 6 लोगों को की उचित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। ऐसी सेवाओं के बिना लोग हानिकारक बैक्टीरिया और बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। विचित्र है कि हमारे देश में उपग्रह प्रक्षेपण की तकनीक है, लेकिन ज़मीन में सिर्फ 20 फुट गहरे सेप्टिक टैंकों का सीवरों का साफ करने की कोई आधुनिक तकनीक नहीं है। ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखिए, हमारे देखें तो स्पेस टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने क्या-क्या अचीवमेंट कर लिया है, और धरती पे बहुत समस्याएं ऐसी हैं जिन पे हमने कोई काम ही नहीं करा है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है जो अच्छी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट कर सके या फिर आपका ड्रेन क्लीनिंग कर सके। और यहाँ हम लोग दुनिया भर में स्पेस टेक्नोलॉजी पे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना? आप भी सोचिए एक बार को कि आप थोड़ा-सा सिटी एरिया से बाहर चले जाओ, शहर से थोड़ा बाहर चले जाओ, जंगल-वंगल इलाके में या हाईवे पे चले जाओ आप, तो आपके मोबाइल के सिग्नल बिल्कुल डाउन हो जाते हैं या फिर मिलते ही नहीं सही से, है ना? हालाँकि आजकल इतना नहीं होता, मगर होता है फिर भी। या आप बेसमेंट चले जाओ, चलो कहीं मत जाओ आप बस बिल्डिंग में जो है बेसमेंट चले जाना, आपके सिग्नल ही नहीं मिलेंगे। और वहाँ देखो आप कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना एवोल्यूशन हो चुका है कि हज़ारों मीलों दूर कोई सैटेलाइट है, वो सिग्नल भेजती है, तुरंत मिल जा रहा है। हालाँकि ये कोई रिलेशन नहीं है, मगर समझाने का आपको एक सरकाज़म के रूप में कह रहा हूँ कि कैसे हम लोग को आज भी मूलभूत समस्याओं पे कोई भी सॉल्यूशन निकालने का प्रयास नहीं करा है। हालाँकि अगर हम देखें तो ड्रेन क्लीनिंग वगैरह जो होती है, नालों की सफाई होती है, इसको लेके अब जितनी भी नगर निगम है वो प्रॉपर मशीन्स यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा शहर में बड़े-बड़े ट्रक्स होते हैं, जिनमें पीछे पाइप्स वगैरह लगे होते हैं, जो वो मैनहोल्स में डाल देते हैं। तो हाँ, ये महानगरों में आज भी होता है, मगर सब जगह नहीं हो रहा है। ठीक है। राज्यसभा में सीवर सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की मौत के संदर्भ में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने राज्य मंत्री ने 5 अप्रैल 2023 को एक लिखित जवाब में बताया कि यह बात पिछले 5 वर्ष में सीवर साफ करते हुए 308 कर्मचारियों की जान चली गई। ऐसी सर्वाधिक मौत तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हुई है। लोग की मौत हो जाती है। देखिए, अंदर क्या होता है ना, ये नालों में बहुत ही गैस होती हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरी बात है कि दलदल सा बना होता है सब आपका, जब अंदर वेस्ट प्रोडक्ट सब होते हैं मौजूद, तो उसमें व्यक्ति का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। पिछले 5 वर्षों में जिन 308 लोगों की तस्वीर में मौत का खुलासा किया गया, उनमें से सिर्फ 240 को पूरा मुआवजा मिला है। मौत के लिए जिम्मेदार जिन आरोपियों के खिलाफ 205 एफआईआर दर्ज हुई थी, उनमें से किसी भी एक को आज तक सज़ा नहीं हुई है। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, आपके ठेकेदार होते हैं, वो भैया क्लीन चिट लेके बचे हुए हैं। गरीबी है, देखिए उसका गरीबी का इस्तेमाल करा जा रहा है बस अपना काम करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह कोई ज़िम्मेदारी लेना चाहते नहीं हैं आपके। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या, गवर्नमेंट ही सख्ती नहीं करी तो कोई क्यों ज़िम्मेदारी ले किसी की भी। देश भर में नियमित और ठेके के आधार पर कुल कितने सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पास कोई डेटा नहीं है। ये समस्या इस समय इस क्षेत्र में बनी हुई हैं, ठीक है? और ख़ासकर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके है ना? ये समस्याएँ 21वीं सदी के भारत में देखने को मिलती हैं। आप इसके बारे में भी अध्ययन करने का प्रयास करिएगा, आप इसका सर्च करिए आज कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके क्या एक्ट होते हैं या फिर क्या-क्या नियम बनाए गए हैं, कौन सी योजनाएँ हैं, इत्यादि। योजनाकारों और विशेषज्ञों को कहना है कि प्रदूषण की समस्या से वास्तव में स्थायी रूप से निपटने का केवल एक ही तरीका है, सारे कचरे का पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग करना और इसे एक मूल्यवान संसाधन में बदलना, है ना? यही तरीका एक है ना, रीसाइक्लिंग करें अगर हम। मसलन नाइट्रोजन और फास्फोरस मानव अपशिष्ट में निहित प्रमुख तत्व हैं, है ना? प्रतिवर्ष उत्पादित मानव मल की मात्रा जो अब
जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित कर रही है। सिंथेटिक उर्वरकों के रूप में कृषि भूमि को उर्वर बनाने के लिए वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले 25% नाइट्रोजन और पर्याप्त पानी के साथ 15% फास्फोरस की को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए, सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? सॉल्यूशन ये है कि हम रिसाइक्लिंग का इस्तेमाल करें। हम प्रोडक्ट्स को जो हैं फिर से यूज़ करें। मतलब हम जितना वेस्ट है ना केमिकल्स वगैरह, इनका पहले तो कम यूज़ करें। हम ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करें। इसके अलावा हम जितना भी आपका प्लास्टिक वगैरह है इसको भी हम कम करें, ठीक है। हम जितनी भी लेस के रैपर वगैरह हैं इनको यहाँ वहाँ ना फेंकें, और कंपनीज भी प्रयास करें कि बायोडिग्रेडेबल ही बनाएं, ठीक है। तो जितना वेस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि पहली बात तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। हम ऐसी मशीन्स बनाएं कि हम बड़ी बड़ी ड्रेन्स को साफ़ करवा सकें बिना कोई अननेसेसरी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। दूसरी बात, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल बनाएं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और अगर रीयूज़ भी ना हो पाए तो वो पर्यावरण को नुकसान भी ना दे, जल्दी जल्दी से बायोडिग्रेड हो जाए। ये करना बहुत ज़रूरी है। इतना काम कर लिया तो फिर क्या बल्ले बल्ले है। चलिए, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल दिए हुए थे इसमें, है ना। अब आप भी इसका अध्ययन करिएगा। अध्ययन आप कैसे करेंगे? इसका अध्ययन करने के लिए आपको इन आर्टिकल्स को लेके खुद सर्च भी करना है, पॉइंट्स को, है ना। अगर हर चीज़ हम ही, या फिर कोई हर चीज़, अगर देखिए आपको अगर पड़ोसी चीज़ें खाने की आदत हो जाएगी किसी भी व्यक्ति को, तो वो मेहनत करना भूल जाएगा, और मेहनत करना भूल जाएगा तो उसकी अध्ययन करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाएगी। आज की तारीख में इतना कंटेंट होने के बाद भी पूरे इंटरनेट पे लोगों का मेंस सबसे बेकार हो रहा है, बिल्कुल बेकार। आंसर राइटिंग नहीं आती लोगों को। कोर्सेज इतने चल रहे हैं फिर भी छात्रों को, स्टूडेंट्स को समस्या आज भी आती है प्रीलिम्स से क्वेश्चन सॉल्व करने में। कभी किसी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करा है उस पर? क्यों ऐसा हो रहा है जब कंटेंट इस समय इंटरनेट के आने से करीब 10 गुना ज़्यादा मिल रहा है? पॉइंट ये है कि खुद स्टूडेंट्स ने भी या खुद मेहनत करना छोड़ दिया है, कंटेंट पे, मटेरियल पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारा ये प्रयास है कि आपको एक हल्का सा ना हाथ पकड़ के रास्ता दिखा दें कि ये एडिटोरियल ऐसे पढ़ने हैं, ये अखबार का अध्ययन ऐसे करना है, आपके अंदर से अखबार पढ़ने का डर ख़त्म करना है। उसके बाद आपको खुद ही उन टॉपिक्स को सर्च करके नोट्स बनाने चाहिए। और फिर भी अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप वेबसाइट पे जाके हमारी विज़िट कर सकते हैं डिटेल नोट्स के लिए, जो कि डिटेल इतने भी नहीं है, क्योंकि हमारा ये है प्रयास कि आप खुद से नोट्स बनाएं, खुद से अध्ययन करें अपना। उस अध्ययन के बाद ही आप में भी नॉलेज का जब इनटेक आएगा तभी परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।